होते हैं तथा ब्लूम जो थे, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य जो उन्होंने व्यवहार परिवर्तन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वह व्यवहार परिवर्तन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उनका पहला था संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य और तीसरा हमारा आता था क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य। अब देखिए संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत जो है हम कौन कौन से उद्देश्यों को उसमें सम्मिलित करते हैं तथा उन उद्देश्यों के क्या क्या हम कह सकते हैं कि कार्य होते हैं उसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त करेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्य जो थे ब्लूम के अनुसार वह 3 प्रकार थे शैक्षिक उद्देश्य। उन्होंने कितने बताए थे? 3, जिसमें हमारा पहला हमारा आता है संज्ञानात्मक या फिर इसे हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक। ठीक है। दूसरा हमारा आता है भावात्मक और तीसरा हमारा आता है क्रियात्मक। ठीक है। तो कल हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक जो है वह क्या होता है, भावात्मक में किन उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है तथा क्रियात्मक में किन उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब संज्ञानात्मक में सबसे पहला आता है हमारा ज्ञान, अर्थात किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो है पूर्ण जानकारी या फिर पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है। संज्ञान का पहला पॉइंट जो है सबसे जरूरी और पहला पॉइंट आता है ज्ञान। ठीक है। तो वह हमारा क्या कहलाता है? ज्ञान। फिर दूसरा हमारा आता है इसमें बोध। तो देखिए जो बोध होता है वह ज्ञान के बाद में आने वाला सबसे प्रमुख या फिर हम कह सकते हैं कि मुख्य जो है बोध के अंतर्गत आता है, अर्थात किसी भी ज्ञान के बारे में या फिर किसी भी विषय वस्तु के बारे में बोध का होना क्या कहलाता है या फिर उसके बारे में हमारा पता करना क्या कहलाता है? बोध। जैसे कि मैंने कहा कि यह कार है या फिर मैं कहती हूँ कि यह चौक है। ठीक है। तो ये चौक है, इसका बोध जो है आपको किस प्रकार होगा? ज्ञान के द्वारा, क्योंकि इससे पूर्व जो है आपको अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा नए ज्ञान का बोध करवाया जाता है। फिर हमारा इसमें तीसरा पॉइंट आता है प्रयोग। अब देखिए जब हमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान हुआ, उसका बोध हुआ, तो उसका हम प्रयोग आसानी से कहीं भी और किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट अगला आता है विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि किसी भी विषय वस्तु को विश्लेषित करके जो है पूर्ण रूप से जो है समझना या फिर उसे जो है वर्गीकृत करके समझना। फिर आता है हमारा संश्लेषण और लास्ट में हमारा आता है मूल्यांकन। ठीक है। तो यह आते हैं हमारे कुछ इसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट। संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसके कुछ उद्देश्य जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा ज्ञान। अब कोई भी विषय वस्तु है उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो ज्ञानात्मक में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि पर्यावरण के अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जैसे मैंने कहा आपको पता लगाना है कि पदार्थों की अवस्था कौन कौन सी होती है तथा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि पदार्थ किसे कहा जाता है। जैसे मैं इसका उदाहरण लेती हूँ पदार्थ की अवस्था। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज के बारे में ज्ञान लेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहा जाता है तथा पदार्थों का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में हमने क्या लिया? ज्ञान लिया। अब ज्ञान के बाद में हमारा दूसरा पहलू आता है, वह आता है बोध। यानी कि हमने जब पता लगा लिया कि पदार्थ क्या होते हैं तथा पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम पता लगाएंगे या फिर हम इस चीज का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि पदार्थ जो होते हैं वह, जैसे सपोज कीजिए कि एक विद्यार्थी ने पदार्थों की अवस्था के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसने पहले क्या पता लगाया? पदार्थ किसे कहते हैं। अब उसने पदार्थों को जब देखा तो उसे कुछ वस्तुएं ठोस दिखी तो कुछ वस्तुएं
वस्तुएं द्रव दिखी, कुछ वस्तुओं को उसने महसूस किया, तो यहाँ पे इस चीज का वह बोध करेगा कि कौन सी वस्तु जो है ठोस है, कौन सी वस्तु जो है लिक्विड में मुझे मिली, यानी कि जैसे ठोस में उसे ईंट है, पत्थर है, लोहा है, ये मिला, द्रव में उसे जल है, दूध है, तेल है, ये मिला। और जब उसने अनुभव किया तो जैसे हवा है, तो हवा या वायु जो है वह कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, उसका वह क्या करेगा, बोध करेगा। फिर तीसरा आता है हमारा प्रयोग। अब जब उसने इन विषय वस्तुओं का संकलन कर लिया, यानी कि बोध के द्वारा इन विषय वस्तुओं को एकत्रित कर लिया, तो वह क्या करेगा, उसका प्रयोग करके देखेगा। यानी कि जैसे जितनी भी ठोस वस्तुएं थी उन्हें अलग कर लिया, जितनी भी द्रव वस्तुएं थी उन्हें अलग कर लिया, ठीक है। फिर आता है ये प्रयोग किया उसने, फिर आएगा विश्लेषण। अब प्रत्येक वस्तु जो भी उसने एकत्रित की है उन्हें अलग अलग करके उनका विस्तृत रूप जानना। जैसे उसने जितनी भी ठोस वस्तुएं थी प्रयोग द्वारा अलग कर ली, जितनी भी द्रव वस्तु थी उन्हें अलग कर लिया। तो ठोस में वो देखेगा कि मेरे पास कौन कौन सी वस्तु है तथा वह किस किस प्रकार की है, क्या कारण है कि वह ठोस है। द्रव वस्तु मेरे पास कौन कौन सी है, कि क्या कारण है कि वह द्रव है, इन सब चीजों का पता लगाएगा। फिर संश्लेषण यानी कि उसका संक्षिप्त रूप, अर्थात जो भी विषय वस्तु उसने इकट्ठी करी है, जैसे ठोस वस्तु इकट्ठी करी, फिर द्रव वस्तु उसने इकट्ठी करी, उनका सबका एक समान रूप में संश्लेषण करेगा। जैसे कि ठोस वस्तुएं जो होती हैं वह कठोर होती हैं, ठीक है, उसमें जो आयन होते हैं वह आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि कड़क बंधे हुए होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में जो आयन होते हैं वह थोड़े फ्री होते हैं, और गैसीय अवस्था में तो जो आयन होते हैं वह बिल्कुल ही पूर्ण रूप से ही एक दूसरे से दूर दूर पाए जाते हैं। और लास्ट में जो उसका मूल्यांकन होगा वह यह होगा कि ठोस वस्तु जो है, पदार्थ की अवस्था जो होती है तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। इस प्रकार से वो है जो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष को जो है समझ सकेगा। फिर हमारा दूसरा आता है भावात्मक। तो भावात्मक में हम देखते हैं, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है आग्रहण, या फिर हम इसे कह सकते हैं आग्रहण या ग्रहण करना। किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण करना क्या कहलाता है, आग्रहण। फिर दूसरा हमारा आता है इसमें अनुक्रिया। तीसरा पॉइंट हमारा इसी के अंतर्गत आता है, वह आता है अनुमूल्यन। चौथा हमारा आता है, वह आता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, वह आता है व्यवस्थापन। और लास्ट में हमारा आता है चरित्र निर्माण। अब देखिए भावात्मक पक्ष में हमने देखा था कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों, रुचियों, इनका जो है ध्यान, इस पर जो है ध्यान दिया जाता है। अब आग्रहण हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है वह भावात्मक के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों के समक्ष जैसे हमने कोई भी विषय वस्तु रखी, अब वह उसे सबसे पहले क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अगर उसकी उसमें रुचि है, वह उस चीज में रुचि रखता है, तो वह उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर उस पर अपनी क्या बताएगा, अनुक्रिया दिखाएगा, यानी कि उस वस्तु पर जो है अपनी, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको क्या करेगा, वह प्रदर्शित करेगा। फिर अनुमूल्यन यानी क्या होता है, किसी भी मूल्य या फिर वस्तु या रुचि या घटना को जोड़ना। जैसे कि कोई भी घटना उसने कोई भी विषय वस्तु से पसंद आई, उसने उसे ग्रहण किया, उस पर उसने अपनी कोई अनुक्रिया दिखाई। अब उस जो भी उसकी रुचि वाली वस्तु थी और उसने जो अनुक्रिया की, उन दोनों को वो क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा, तथा या फिर इस अवस्था में क्या करते हैं विद्यार्थी, उस विषय वस्तु को आसानी से जोड़ के जो है समझ पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी कि यथार्थ रूप में या वास्तविक रूप में उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। और व्यवस्थापन का अर्थ होता है कि व्यवस्थित रूप में, इस यहाँ पर आकर के विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को या फिर किसी भी प्रकरण को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप में जो है करके समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा चरित्र निर्माण। फिर हमारा आता है क्रियात्मक में हमारा पहला आता है, वह आता है अनुसरण। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, वह आता है कार्य करना। तीसरा हमारा आता है नियंत्रण। फोर्थ हमारा पॉइंट आता
नियंत्रण करेंगे, उसमें समायोजन को बैठाएंगे, साथ ही वह उसे अपने स्वभाव में भी या फिर हम कह सकते हैं कि उसे अपनी आदत में डालेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे शैक्षिक उद्देश्य जो कि व्यवहार के आधार पर 3 भागों में थे। जब उन्हें व्यवहार के आधार पर ब्लूम ने 3 भागों में बांटा तो उनमें भी कुछ जो है उद्देश्यों को समाहित किया, जिसके अंतर्गत उसने व्यवहार के आधार पर विद्यार्थियों का विश्लेषण किया है। जैसे संज्ञानात्मक की बात करें तो कोई भी विद्यार्थी जो होगा वह सबसे पहले क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके बारे में जो है ज्ञान के बाद में जो दूसरा पहलू आता है बोध करेगा, यानी कि ज्ञान का सत्यापन करेगा, फिर उसका प्रयोग करना सीखेगा, फिर उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके उसका विश्लेषण करेगा, फिर जितनी भी संपूर्ण छोटी छोटी इकाइयों को उसने बांटा है उन्हें एक रूप में ला करके उनका संक्षिप्त विश्लेषण करेगा, फिर वह लास्ट में उस पर क्या पहुंचता है, उसके मूल्यांकन पर पहुंचेगा। फिर इसी प्रकार भावात्मक की बात करें तो भावात्मक में सबसे पहले विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण करेगा, उस पर अपनी अनुक्रिया दर्शाएगा, फिर अनुमूल्यन यानी कि किन्हीं दो घटनाओं को या रुचि को या किसी वस्तु को उससे जोड़ करके उसके बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा, उसे व्यवस्थापिक रूप में रखेगा और फिर लास्ट में उसके चरित्र निर्माण का सहायक होगा। और फिर थर्ड आता है हमारा अनुसरण, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वभावकरण और आदत पढ़ना। तो ये थे हमारे ब्लूम्स के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य जो उन्होंने व्यवहार के आधार पर जो है वर्गीकृत किए थे। तो आपका आज का होमवर्क जो है इसी से रिलेटेड है। आपका आज का होमवर्क जो है वह है होमवर्क सामान्य विज्ञान शिक्षण में ब्लूम के द्वारा वर्गीकृत उद्देश्यों, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण दीजिए। तो आपका आज का गृह कार्य है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण में ब्लूम के द्वारा वर्गीकृत उद्देश्यों जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक है उनका पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।